नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी लाते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। नितिन केडिया हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं AIJGF के। वंदना भारती हैं, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से। दिनेश सोमानी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। धर्मेश भाटिया हैं, एमिरेट्स एनवीडी से। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत आज कच्चे तेल से करेंगे, क्योंकि कच्चा तेल लगातार नरमी दिखा रहा है। महीने भर में करीब 17.5% की गिरावट आ चुकी है। आज भले स्क्रीन पे थोड़ी रिकवरी दिख रही होगी, लेकिन इतनी गिरावट के बाद इसे हम रिकवरी नहीं कह सकते हैं। तो चलिए, क्यों गिर रहा है कच्चे तेल का मार्केट? एक ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, उससे डिमांड आगे कम होगी। दूसरा, ओपेक ने लगातार दूसरे महीने डिमांड ग्रोथ अनुमान को कम किया है। साथ ही दुनिया की बड़ी इकोनॉमी चाहे चाइना, जो सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, वहां लगातार कमजोर इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं। यूएस को लेकर चिंता है, यूरो जोन को लेकर चिंता है। चलिए अपने मेहमानों से समझते हैं। धर्मेश जी बताइए, कच्चा तेल काफी नीचे आ चुका है, करीब करीब 3 महीने के निचले स्तरों पर। क्या लग रहा है, और गिरावट बची है क्या यहाँ पर? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो गिरावट आपने देखने मिली है वो कहीं ना कहीं मार्केट में ऑलरेडी फैक्टरिंग हुई थी। इनफैक्ट मैं कंटिन्यूसली इस शो पे कह रहा था कि मार्केट बैकवर्डेशन में चल रहा है और मार्केट में जो प्रेशर है वो काफी हाई है और यही हो रहा है कि प्राइस काफी दबाव में है। मेरे हिसाब से अभी मार्केट यहाँ पे समझ लाना चाहिए, क्योंकि आगे के सारे महीने एकदम फ्लैट हो चुके हैं। मेरे हिसाब से अगर आगे आप दिसंबर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट जो बैकवर्डेशन में था, अभी मार्केट फ्लैटिश या कॉन्टेंगो में आने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। नवंबर स्पेशली इलेक्शन का महीना होगा और इलेक्शन के महीने में आप हमेशा देखते हैं कि प्राइस में आपको कटौती देखने मिल सकती है और यही है कि मार्केट में काफी एक अच्छा फॉल आ चुका है। यहाँ पे मार्केट संभल जाएगा और यहाँ से मार्केट में मुझे लगता है कि एक यू टर्न देखने मिल सकता है प्राइस को। तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। मैं रेकमेंड करूंगा कि निवेशक यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। कल अच्छी खासी पिटाई देखने मिली है प्राइस में, आज इन्वेंट्री भी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक पुल बैक रैली आ सकती है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ से एटलीस्ट 100 रुपए की तेजी आपको 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकती है। मैं बाय की सलाह दूंगा फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तो यहाँ पे बाइंग की सलाह आ रही है। 100 रुपए की तेजी एमसीएक्स क्रूड में यहाँ से आ सकती है। एक ट्रेडिंग बाउंस बैक के हिसाब से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबी गिरावट के बाद यहाँ पर एक रिकवरी की संभावना बन रही है। वंदना जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? मुझे भी लग रहा है वैश्यमोहन जी कि एक बाउंस यहाँ पे इतने फॉल के बाद यहाँ पे आना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा पैनिक अगर बचा हुआ है और कोई वर्स्ट न्यूज यहाँ पे आती है तो 54-50 तक भी एक बार नीचे का लेवल टच कर सकता है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक बाउंस यहाँ पे आना चाहिए। 55-50 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 56-20 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 55-15 का। और कंटिन्यूसली यहाँ पे यूएस में गैसोलीन की जो इन्वेंट्री है उसमें भी ड्रॉप डाउन आ रहा है। यूएस की जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है उसमें भी ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इन्वेंट्री डेटा यहाँ पे अगर रिसेंट ट्रेंड को फॉलो करता है तो आज शाम में हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि करीब करीब 5700 के करीब भी यहाँ पे प्राइसेस जा सकता है बाउंस होके। 5700, यानी आपको भी लग रहा है कि यहाँ से 100 रुपए की तेजी और दिख रही है। हालांकि आपके टारगेट के बेहद करीब भाव आ चुका है। शुरुआती तेजी कम थी, अब 1% की तेजी आ चुकी है, तो रिकवरी की उम्मीद दोनों एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। आप बताइए दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से? कि इसमें ट्रेंड तो एकदम डाउन हो चुकी है। जब से ये 6050 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे निरंतर लग रहा था कि 5500 के लेवल्स आएंगे और अभी जो है मंदी इसमें और भी जारी रह सकती है। आई थिंक प्राइजेस अगर थोड़ी सी यहां से ऊपर जाती है अराउंड 5650 5660 के आसपास, तो मुझे लगता है ये फ्रेश ब्रेकडाउन का लेवल है। यहाँ पर दोबारा बिकवाली और ज्यादा बिकवाली आ सकती है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें मंदी का रुख और भी गहरा आ सकता है। डाउनसाइड 5450 का पहला लेवल है, 5320 और पॉसिबली है कि 5100 के भी लेवल टेस्ट कर सकता है। समय लग सकता है, लेकिन ट्रेंड जो है ये बेहद मंदी का हो चुका है इसमें। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ट्रेडिंग बाउंस बैक के लिए यहाँ पे बाई करें इंट्राडे के लिए, लेकिन दिनेश जी को लग रहा है कि आप वेट करें, ऊपर जाने दे। जब भाव ऊपर चला जाए यहाँ से और 50-60 रुपया ऊपर जाए, तब आप
फिर से बेचे, वापस से भाव कच्चे तेल का 55-40, 54-50 तक आ सकता है या उसके नीचे भी जाने की संभावना इनको दिख रही है। लेकिन ये व्यू पोजिशनल व्यू है, तो आप वेट करें, अभी यहां पर नहीं बेचना है, ये सलाह है। लेकिन दो एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि आप खरीद सकते हैं, यहां से तेजी थोड़ी एक्सटेंड होगी। भले ही आपको कॉन्ट्रा व्यू लग रहा होगा, लेकिन ये राय है कि ऊपर में बेचने की, और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स को लग रहा है नीचे में खरीदने की। गोल्ड की बात करते हैं, सोने की भी चमक अब बढ़ी है। गोल्ड 72,000 के ऊपर पहुंच चुका है। चांदी 84,300 के ऊपर जा चुकी है। चांदी में तेजी काफी अच्छी दिख रही है। बताइए दिनेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में? आज अहम आंकड़े भी है महंगाई के, उस आंकड़ों से पहले क्या करना चाहिए? अगर आज ही काटना है तो वो भी क्लियर कर दीजिएगा, या उसे कैरी भी करना है? मुझे गोल्ड पहले से ही काफी स्ट्रांग लग रहा है, हालांकि सिल्वर में वो मूवमेंट नहीं है, सिल्वर सिर्फ गोल्ड को फॉलो कर रही है। और गोल्ड का अगर एक ब्रॉडर व्यू देखें हम, तो 70,900 नीचे में और 72,300 ऊपर में, यह दायरा करीब करीब 20-22 दिन से इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। बट ये इसमें पॉजिटिव बायस है, मुझे लगता है इंटरनेशनल चार्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे यहाँ जो ड्यूटी डिफरेंस स्ट्रक्चर है उसी के कारण ये नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अराउंड 71,900 71,920 के आसपास कहीं अगर डिप मिलता है तो एक बढ़िया खरीदारी का अवसर रहेगा। अपसाइड है, मुझे लगता है आज या कल में एक बार ये 72,480 के लेवल हमें दिखा सकता है। एक बड़ी तेजी की संभावना आने वाले दिनों में बन सकती है। डाउनसाइड 71,600 के नीचे मुझे जाता हुआ नजर नहीं आता है, तो आई थिंक गोल्ड पर अपना बड़ा दाव लगाया जा सकता है। गोल्ड में 71,900 के आसपास बाइंग की जा सकती है। सिल्वर में आज गोल्ड के मुकाबले स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये इंट्राडे बेसिस पर ही मुझे लगती है। अराउंड 84,000 40-50 के आसपास की थोड़ा सा डिप मिले तो वो खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 84,750 84,900 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। डाउनसाइड 83,550 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन किया जा सकता है। सिल्वर थोड़ा इंट्राडे ज्यादा लगता है मुझे बेसिस, और गोल्ड मुझे लगता है पोजिशनल बाय किया जा सकता है। तो गोल्ड को पोजिशनल बाय यहां पर करने की सलाह दिनेश जी की तरफ से आ रही है। हमारे साथ नितिन केडिया जी भी है। नितिन जी, आपने खबर भी शेयर किया था, उससे पहले मैं आपसे पहले गोल्ड के भाव पर जानना चाह रहा हूं। आज अच्छी तेजी दिख रही है, अहम डेटा है, सीपीआई का डेटा आना है यूएस में, उससे पहले क्या करना चाहिए? किस तरह की चाल आपको लग रही है? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। जो ओवरऑल आउटलुक है वो अभी भी अपसाइड का बना हुआ है गोल्ड का। और जहां तक मेरा व्यू है, मुझे लगता है कि अगर एमसीएक्स पे 71,860 और 71,650 के लेवल्स बनते हैं तो वहां पे 71,300 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर के जो लेवल्स मुझे लग रहे हैं वो 72,800 और 73,100 लग रहे हैं। ओवरऑल जो रेंज है वो मुझे लग रहा है 71,500 से 73,000 तक रहेगी। अगर इन्फ्लेशन डेटा आज 2.5% से कम आता है तो एक ये बेट बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी कि 50 बीपीएस का जो रेट कट है वो हमें आने वाली 18 तारीख को मिल सकता है, और गोल्ड में एक नई तेजी की शुरुआत हम वहां से देख सकते हैं। जो ट्रेडर्स है उनका जो अनुमान है वो 2.6% का है एनुअल बेसिस पे, और मंथली 0.2% की रहने की संभावना है, जो अनचेंज्ड रहने की उम्मीद है। देखते हैं किस तरह के डेटा आते हैं शाम तक। उससे पहले अगर आप ट्रेड करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे पहले अपनी पोजीशन को काट ले, बेहतर होगा। धर्मेश जी, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर की चाल आपको कैसी दिख रही है? देखिए, अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कंटिन्यूसली काफी दायरे में ट्रेड हो रहा है। 2 हफ्ते हो चुके हैं, मार्केट 2500 का जो एक स्तर है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वो संभल के रखा है। अंतर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 72,000 के लेवल्स में मार्केट घूम रहा है। मेरे हिसाब से ये एक कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों हो रही है। बट मेरे टेक्निकली चार्ट के हिसाब से मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल पे है, और यहाँ पे एक्सपेक्ट करिए कि एटलीस्ट $50 से $60 की तेजी आपको छोटी अवधि में देखने मिल सकती है। रेट कट की बात मार्केट में घूम रही है, कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन है नहीं, मार्केट एट पार चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप बाय करके चल सकते हैं सोने में। यहाँ से एटलीस्ट 200 से 300 रुपए की तेजी आपको डोमेस्टिक मार्केट में देखने मिल सकती है। रही बात चांदी की, तो चांदी भी कंटिन्यूसली $30 के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड हो रही है। ये कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, और ये एक मार्केट अच्छी खासी डॉलर स्पाइक देखने मिल सकता है। तो मैं चांदी को भी बाय करने की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस दिन ये $30 का स्तर ब्रेक करेगा, आपको 90,000 और 92,000 के लेवल्स आपको फिर से दिखा सकता है। तो बाय साइड में रहने की दोनों काउंटर पे मेरी सजेशन रहेगी। ओके, तो बाई साइड में रहने की सलाह है। वंदना जी, आप भी सहमत है सारे एक्सपर्ट्स के साथ? विश्वमोहन जी, मुझे भी लग रहा है कि मैं यहाँ एग्री कर रही हूँ, और ये जो मार्केट है, यह अदर फाइनेंशियल मार्केट भी अब यूएस इलेक्शन के इर्द गिर्द घूमेगा।
और कल जो डिबेट हुई है उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो नेक टू नेक फाइट लग रहा है और बेनिफिट ऑफ डाउट्स यहाँ पे गोल्ड को मिलना चाहिए। और डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी में बहुत शार्प फॉल आया, तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड रहेगा 25, 45, 50 तक। मुझे लग रहा है कि गोल्ड जा सकता है इस लेग ऑफ रैली में। और अगर एमसीएक्स की बात की जाए तो 72,000 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 72,400 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,800 का। लेकिन मुझे लग रहा है कि पोजिशनली भी यहाँ पे एक बारी 72,800 तक कोशिश करेगा गोल्ड यहाँ पे जाने की। और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी बाइंग में रहना चाहिए। 84,100 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन है और टारगेट होगा 84,800 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 83,800 के करीब का। और मुझे लग रहा है यहाँ पे विश्व मोहन जी की गोल्ड सिल्वर रेशियो थोड़ा सा जो अभी 88 के करीब है वो अप्रिशिएट होकर 87 आ सकता है। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि यहाँ पे सिल्वर गोल्ड को मतलब आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। तो ये व्यू गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपके पास आ चुकी है, लेकिन एक अहम खबर है, वो है गोल्ड के स्पॉट मार्केट को लेकर। और उसमें खबर ये आ रही है कि स्पॉट मार्केट में डिस्पैरिटी बढ़ गई है, भाव में जो अंतर है वो अलग अलग दिख रहे हैं। इससे क्या नुकसान हो रहा है और किसे फायदा हो रहा है, ये समझते हैं। हमारे साथ नितिन केडिया जी बने हुए हैं। नितिन जी बताइए, इस डिस्पैरिटी का क्या नुकसान हो रहा होगा बाजार में, क्योंकि छोटे ज्वेलर्स तो फिर कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सस्ता इंपोर्ट आ रहा हो, या फिर अगर डिमांड नहीं है, अगर कोई ज़्यादा डीप डिस्काउंट दे रहा है, अगर उनकी कॉस्टिंग कम है, तो इससे छोटे ज्वेलर्स को क्या दिक्कत हो रही होगी और क्या हुआ है मार्केट में, क्यों ये डिस्पैरिटी है, आप क्या मानते हैं? देखिए, गणपति के पहले क्या हुआ था कि भाव जो है वो एक बार 2480-90 डॉलर के आसपास आए थे और रुपी डॉलर में भी हमने थोड़ी सी स्ट्रांगनेस देखी थी, जिसकी वजह से एमसीएक्स में भाव नीचे की तरफ आए और लगभग 2,500 करोड़ रुपए की जो दुकानदारी है वो उस समय केवल महाराष्ट्र से हुई है सोने और चांदी में। लेकिन गणपति के बाद क्या हुआ कि भाव ऊपर आने की वजह से 72,000 के आसपास जब भी भाव आता है, वहां पे क्या होता है कि डिमांड जो होती है वो हमारी कम हो जाती है और डिमांड कम होने से जो मार्केट है वो ऑलरेडी एक डिस्काउंट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि टीआरक्यू होल्डर्स जो है वो काफी कम है और उनको 1% डिस्काउंट पे जो है वो गोल्ड मिल रहा है, तो उनकी कॉस्टिंग 1% डिस्काउंट में आने की वजह से वो बाजार में जो नॉर्मल कॉस्टिंग है 71,977, उससे 300 रुपए नीचे माल बेच रहे हैं। और जिसकी वजह से जो नॉन टीआरक्यू होल्डर्स हैं या नॉन टीआरक्यू बुलियन डीलर्स हैं, उनका काफी नुकसान हो रहा है। कॉस्टिंग में एक बार समझ नहीं पाया, कॉस्टिंग कितनी होगी? जो टीआरक्यू इंपोर्ट होगा उसकी कॉस्टिंग क्या होती होगी, लैंडिंग कॉस्ट उनका क्या होगा, और जो नॉर्मल इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए कॉस्ट क्या होगा? सर, अगर मैं 2519.5 पे अगर कॉस्टिंग निकालता हूँ तो जो मेरी कॉस्टिंग आ रही है वो 71,280 के आसपास आ रही है। और यही कॉस्टिंग ये आ रही है नॉन टीआरक्यू होल्डर के लिए, जो आ रही है वो 71,280 के आसपास आ रही है। और यही अगर मैं नॉन टीआरक्यू होल्डर के लिए निकालता हूँ तो 71,980 के आसपास आ रही है। तो लगभग 600 रुपए का जो डिफरेंस है या 600 रुपए का जो बेनिफिट है, जो कि 1% के अप्रोक्सीमेटली आता है, ड्यूटी को हटा दे, तो वो टीआरक्यू होल्डर को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो मार्केट में जो है वो नॉर्मल कॉस्टिंग से 350 रुपए नीचे माल बेच रहे हैं। तो ये वजह है, और यही वजह है कि यहाँ पर ऐसे में सर दिक्कतें तो ज्यादा हो रही होगी छोटे ज्वेलर्स को, उनके रिएक्शन क्या है? सर, छोटे ज्वेलर से ज्यादा दिक्कत यहाँ पे उनको हो रही है बुलियन डीलर्स को, जिन्होंने अपने इंपोर्ट के कंसाइनमेंट्स जो है वो मंगाए हुए हैं। और क्योंकि पहले क्या होता था, पहले डैमेज और लीज वगैरह नहीं लगता था। अब क्योंकि डैमेज, लीज और इंटरेस्ट लगता है, तो जब भी ये डिस्पैरिटी आती है और अगर वो नॉन टीआरक्यू होल्डर्स है तो उनका काफी नुकसान हो जाता है। और छोटे ज्वेलर्स को भी क्या होता है कि चूंकि जो टीआरक्यू के हिसाब से माल मंगा रहे हैं, वो चूंकि माल मार्केट में सस्ता बेचते हैं, तो उसका भी बेनिफिट जो है वो बड़े ज्वेलर्स ले जाते हैं, छोटे ज्वेलर्स को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ओके, तो ये वजह है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला और एक अहम खबर पे आपने राय दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मेटल्स की। अब मेटल्स की अगर आज चाल देखें तो आज ज़्यादातर मेटल्स तेज दिख रहे हैं। जिंक देखिए 255 के आसपास है, कॉपर 790 के आसपास और लेड 182 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एल्युमिनियम में भी ठीक ठाक तेजी है, 221 रुपए के करीब। आप बताइए धर्मेश जी, क्या हो रहा है मेटल्स में, क्या पसंद है आपको? देखिए, मेरी टॉपिक कॉपर में रहेगी, क्योंकि कॉपर अगर आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट कॉमेक्स में भी काफी स्थिरता बना चुका है 400 के स्तर पे। नो डाउट ये एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 20% की गिरावट आपको प्राइस में दिखा चुका है, बट यहाँ से मार्केट मुझे लगता है कि संभल जाएगा। प्लस जब रेट कम होता है
तब कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की गुंजाइश काफी हाई होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम हो जाएगी। तो फंडामेंटली मेरे हिसाब से कॉपर एक अच्छा बेट रहेगा, अच्छा विकल्प रहेगा यहाँ पे निवेश करने का, क्योंकि आगे जाके ये काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पे भी आप कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। एंटीसिपेट करेंगे फिर से ये 800-810 के स्तर आपको शीघ्र ही दिखा देगा, बट पोजिशनली 850 के लेवल के लिए आप कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि 1 महीने आगे के फॉरवर्ड में आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। मेटल्स की बातचीत कर रहे थे। वंदना जी, आप बताइए मेटल्स में आपको क्या पसंद है? मुझे कॉपर में लग रहा है कि बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगी कॉल को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 790 के करीब यहाँ पे आप बाइंग करनी चाहिए। 794 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 788 का। और एक बार मुझे लग रहा है कि पोजिशनली भी कॉपर में हो सकता है कि 800 तक का जो लेवल है वो आता हुआ हम देखें। दिनेश जी, आपकी टॉप पिक क्या है? वंदना जी ने कॉपर दिया 753 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह, आप बताइए। जी बिल्कुल, कॉपर जो एक रेंज में चल रहा है सर, डाउन साइड 778 783 टेस्ट करता है और अप साइड में 796 797, ये रेंज में ही काफी ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल कोई आइदर साइड ऑफ दायरा ट्रेड के ऊपर निकलता है, इसमें थोड़ा सा रुकावट रखनी चाहिए। अभी अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म देखे तो 793 95 के लेवल देख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम और जिंक ये कहीं ना कहीं बेस बना रहे हैं। 253 254 का जिंक लेने वाले को बिल्कुल अच्छी तौर से अच्छा पैसा मिल सकता है। और साथ ही साथ एल्यूमिनियम, मुझे लगता है कि 220 का एल्यूमिनियम निश्चित तौर से निवेश लायक है। पोजिशनल टारगेट मैं कहूंगा 230 के लेवल्स भी एल्यूमिनियम देख सकता है, और एक या दो दिन के लिहाज से 220 में बाय करना चाहिए। 224 का टारगेट, 218 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर कॉपर 797 के ऊपर ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 810 और 817 के लेवल देख सकता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ही बाय करने में ज्यादा फायदा है। ओके, चलिए, लेकिन एक एक इस बीच एक एग्री मार्केट को लेकर अहम खबर आ रही है, वो है एमपी के किसानों को अब सोयाबीन के किसानों को राहत मिल गई है। इससे पहले 3 राज्यों में एमएसपी पर सोयाबीन खरीद के लिए ऐलान हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना था, और अब एमपी के किसानों को भी ये राहत मिलेगी और वहाँ पर भी एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद होगी। 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर वहाँ पर सोयाबीन की खरीदारी होगी। वंदना जी, अब सोयाबीन के सोपा के सारे इवेंट्स वगैरह में जाती है, सोयाबीन को क्लोजली ट्रैक भी करती है, कितनी बड़ी खबर है, और किसानों को क्या सिर्फ एमएसपी से फायदा होगा? मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंट्स यहाँ पे इम्प्रूव होगा यहाँ पे विश्व मोहन जी, और ये वेलकम स्टेप है। और काफी दिनों से ये मांग यहाँ पे हो रही थी। और एमएसपी पे हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि प्रोक्योरमेंट यहाँ पे बहुत कम होता है, लेकिन सेंटिमेंट्स में एक सुधार होती है और धीरे धीरे मंडी में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी तेजी अभी यहाँ पे और आती है, लीड करना चाहिए क्रूड पॉम ऑयल को यहाँ पे, और त्योहारी डिमांड भी यहाँ पे आने की उम्मीद है। तो थोड़ा जो बढ़त है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और प्राइसेस में हो सकता है कि हम यहाँ पे 7 to 8% का इजाफा आते हुए देखें। 8% तक का इजाफा आने वाले समय में सोयाबीन कीमतों में आ सकती है, क्योंकि सरकार से निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए। अब 4 राज्यों में ये प्रोक्योरमेंट सेंटर होंगे और किसानों को गिरते सोयाबीन कीमतों से अब राहत मिलेगी, क्योंकि एमपी सबसे बड़ा राज्य भी है। हालांकि एमएसपी अनाउंस जरूर होते थे, लेकिन सोयाबीन की उस स्केल पे खरीदारी भी नहीं होती थी एमएसपी पर, जैसे बाकी प्रोक्योरमेंट चने वगैरह की होती है, उस तरह से सोयाबीन की नहीं ज़्यादा हो पाती थी। लेकिन अब सरकार काफ़ी प्रोएक्टिवली एमएसपी पर खरीदने की तैयारी कर रही है, और सबसे बड़े राज्य सोयाबीन के उत्पादन को लेकर एमपी के लिए भी ऐलान हो चुका है। और इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के लिए भी हमने देखा था कि वीकेंड के दौरान वो खबर आई थी कि सरकार ने वो आदेश दे दिए थे। तो चलिए, ये अहम खबर थी, आपको अपडेट दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्री मार्केट में बात कर लेते हैं ग्वार की। काफ़ी समय से सीमित दायरे में ही घूम रहा है उत्पादन को लेकर। हालांकि कुछ जो सर्वेयर्स है, वहाँ के ग्राउंड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अलग अलग उत्पादन के नंबर देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी बात हुई होगी ग्वारसीड ग्वारगम के कारोबारियों से और जो ग्राउंड के लोग हैं, क्या स्थिति है फसल की, और भाव को लेकर आप क्या कहेंगे? तो जैसे आपने बताया विश्व मोहन जी की बहुत असमंजस है कि फसल को नुकसान है या फायदा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर काफी फायदा है, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फसल काफी बर्बाद भी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अभी आकलन करना थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन अगर हम भाव को देखते हो तो ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें बहुत मेजर कोई नुकसान लगता है अभी, या फिर इसमें स्टॉक बहुत ज्यादा है, या कोई ऐसी फैक्टर है जो इसको बढ़ने से रोक रहा है। ये जब भी 5440 के आसपास जाती है, इसमें दोबारा जोरदार बिकवाली आती है, और दोबारा 5320 के आसपास आ जाती है। तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है,
और मुझे लगता है कि ऊपर में अगर 5440 5450 जाता है तो सेल करना चाहिए। डाउन साइड 5310 5320 आता है तो बाय करना चाहिए। ट्रेडिंग जोन है, ट्रेडिंग दायरा है और उसी का लुत्फ उठाना चाहिए। ओके, आप बताइए ग्वार पर आपकी राय क्या है वंदना जी? और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि हल्की एक जो बढ़त है वो यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन दायरे का ही यहाँ पे कारोबार है, गम में क्लैरिटी यहाँ पे ज्यादा है। तो 10,550 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, और जो टारगेट है इस पर मैंने थोड़ा लंबा दिया, ये पोजिशनल कॉल है 11,000 का है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा 10,300 के करीब का। ओके, पोजिशनल कितने दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा वंदना जी? मुझे लग रहा है कि कम से कम इसमें 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन लग सकता है, क्योंकि बार बार 10,800 से प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये पोजिशनल कॉल आपके स्क्रीन पर है, नोट कर ले, और स्टॉप लॉस भी है, वो भी देख लीजिएगा। एग्री मार्केट में मसालों की चाल देखते हैं। मसालों में आज सुस्ती दिख रही है। टर्मरिक हल्की नरमी 14,150 के आसपास अक्टूबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। दिनेश जी बताइए, हल्दी में क्या करें? रुपए की इसमें रिकवरी आ गई है। 12,410 का लो बनाया था अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट ने, और अभी 14,300 14,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आई थिंक 14,490 या 14,500 यहाँ पर एक बार मुझे लगता है दोबारा सेल ऑफ आ सकता है। डाउन साइड 13,800 13,900 ये दायरा है जो सपोर्ट जोन बन सकता है। ओवरऑल मुझे अगर इस वीक या नेक्स्ट वीक तक की बात करो तो मुझे लगता है कि 13,700 13,800 और 14,500 ये दायरा मेंटेन कर सकता है। अगर उछला असर आता है तो मुझे लगता है बिकवाली करने में थोड़ा सा फायदा हो सकता है। यानी ऊपरी स्तरों पर बेचने की सलाह है। जीरा और धनिया अक्टूबर वायदा देखिए करीब करीब 1-1% की तेजी दोनों काउंटर में आज दिख रही है। क्या करना चाहिए दिनेश जी यहाँ पर जीरा और धनिया में? धनिया लगता है मुझे भी काफी ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है कि 6800 का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट एक बार बाय किया जा सकता है। दोबारा 7,071 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। एक थोड़ा सा वॉल्यूम अगर बढ़ता है इसमें तो मुझे लगता है कि धनिया में एक शार्प रिकवरी संभव है। लेकिन जीरा अगर मैं कहूँ तो फिर वही बात है, रेंज बाउंड एक्टिविटी है। डाउन साइड 24,400 24,500, अपसाइड 25,800 26,000 यह दायरा मेंटेन कर सकता है। अगर ऊपर 26,000 के आसपास जाता है तो इसमें बिकवाली की जा सकती है। डाउन साइड दोबारा 24,700 24,900 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। वंदना जी फटाफट से आप बता दीजिए मसालों पर आपकी राय। मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि 26,000 का एक रेजिस्टेंस है जीरे में, और यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी सेम टारगेट के लिए 25,550 के करीब बाइंग करें। 26,000 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस लगाना होगा 25,300 का। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में भी यहाँ पे हल्की बाइंग देखने को मिल सकती है, तो 14,150 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 14,400 यहाँ पे एक टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,025 का। और टर्मरिक में भी यहाँ पे करीब करीब हम लोग देख रहे हैं कि 14,400 से बार बार प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रूव हो सकता है। तो ये व्यू है मसालों को लेकर। शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी और धर्मेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।